फर्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर का क्वेश्चन दिया गया है। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में अनलेस या इफ़ वर्ड मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि अनलेस वर्ड गिवन है, ठीक है, अनलेस से सेंटेंस जो है शुरू है। तो अनलेस या फिर इफ़ वाले सेंटेंस में, ठीक है, इनकी क्लोज में कभी भी हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा ग्रामर रूल कहता है कि इनके साथ कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं होगा। इनकी क्लोज में हमेशा जो होगा वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा भाई? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। ठीक है, तो अब हमने सेंटेंस में देखा अनलेस यू विल वर्क हार्ड, हमने देखा भी विल सेल ये तो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है एरर दिया गया है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यहाँ पर जो है विल का यूज़ नहीं होगा, ये गलत है। यू के साथ ओनली वर्ब का यूज़ होगा और वर्क हमारी प्लूरल है, यू भी हमारा प्लूरल है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एरर दिया गया है। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉट द एरर। सी इज़ मैरिड विद ए डॉक्टर। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सी इज़ मैरिड विद ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर से विवाहित है। ठीक है, जब भी फ्रेंड्स अगर आपको सेंटेंस में मैरिड वर्ड मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर हमें मिला मैरिड वर्ड, एक होता है अंगेज्ड वर्ड, ठीक है, मैरिड अंगेज्ड, तो इनके साथ हमेशा जो होगा टू प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। भी किसका यूज़ होता है? ये अपने साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऐसा ग्रामर रूल कहता है। और इस सेंटेंस में मैरिड के साथ विद दिया गया है, जो कि गलत है, यहाँ पर टू का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाउन का क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस हमें बताना है। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर। आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष ताजमहल घूमने गया था। तो इन चारों में से एक जो है करेक्ट होगा, बाकी गलत होंगे, तो वो हमें ढूंढना है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा होगा। प्रॉपर नाउन जैसे हमारे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं? जो किसी व्यक्ति, स्थान, भवन, नदी, पर्वत या कोई संस्था का नाम होता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति का मतलब कोई स्पेशल व्यक्ति है, कोई प्लेस है स्पेशल है, किसी भवन का नाम दे दिया या किसी नदी का नाम दे दिया, पर्वत का नाम दे दिया, तो उनको ही क्या कहते हैं हम? वो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। और उनका जो पहला अक्षर होगा पूरे वर्ड में, जैसे अब इसमें दिया गया है ताजमहल, हमने देखा कि ताजमहल एक प्लेस का नाम है और फेमस है, तो दोनों में जो है ताजमहल का टी और महल का एम दोनों कैपिटल लेटर में होंगे। तो प्रॉपर नाउन कहता है कि अगर सेंटेंस में किसी व्यक्ति, स्थान, भवन, नदी, पर्वत या कोई भी संस्था जो स्पेशल हो, उनका अगर आपको नाम मिल जाए तो उनका पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। तभी हमने सेंटेंस में देखा कि यहाँ पर जो है स्मॉल लेटर में दिया गया है, तो कौन से ऑप्शन में जो कि है कैपिटल लेटर में है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखो भी ताजमहल का टी भी बड़ा है और एम भी बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नाउन का ही क्वेश्चन है, करेक्ट द सेंटेंस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो एक महान वैज्ञानिक थे। तो नाउन का क्वेश्चन भी इन चारों में से एक करेक्ट होगा इसका। बताइए राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो इसमें भी प्रॉपर नाउन का ही रूल जो है लगा हुआ है। तो देखो फ्रेंड्स, प्रॉपर नाउन कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, स्थान या कोई भवन का नाम, नदी, पर्वत, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो कुछ स्पेशल हो, तो हमेशा जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। तब हमने देखा यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है भाई, फेमस हैं, पर्सन है, व्यक्ति का नाम है, एक महान साइंटिस्ट रहे हैं। तो इनके जो है नाम का देखो भाई, यहाँ पर पी स्मॉल दिया गया है, जे भी स्मॉल है, और अब्दुल में ए बी, कलाम में के भी जो है स्मॉल दिया गया है। तो पूरा जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, पहला अक्षर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कि है कैपिटल लेटर में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 टेंस का क्वेश्चन है। दे डैश क्रिकेट एवरी संडे, वे जो है प्रत्येक संडे को क्रिकेट खेलते हैं। बताएं भी इसका में जो है क्या फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको सेंटेंस में एवरी के साथ कोई भी डे मिल जाए, ठीक है, एवरी के साथ कोई भी डे मिल जाए, चाहे मंडे, संडे, ट्यूसडे, जो ये हमारे डेज होते हैं, अगर ये मिल जाए
या अगर आपको सेंटेंस में देखिए कि कोई रेगुलर एक्शन हो रहा है, यानी कि नियमित रूप से कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, या कोई हैबिट दी गई हो, कोई रूटीन दिया गया हो, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, सेंटेंस में अगर आपको लगे कि कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, ठीक है, या फिर अगर आपको एवरी डे वर्ड मिल जाए, एवरी डे वर्ड मिले, ठीक है फ्रेंड्स, एवरी डे वर्ड मिल जाए, एवरी के साथ कोई भी डे का नाम मिल जाए, या अगर आपको सेंटेंस में डेली वर्ड मिल जाए या फिर ऑलवेज वर्ड मिल जाए, ठीक है भाई, ऑलवेज मिल जाए, तो इसके साथ हमेशा ग्रामर रूल कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, दे जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब ही आएगी। क्या होगा भी? ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्ले। दे प्ले क्रिकेट एवरी संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ही डैश हिज वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। ही डैश हिज वर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मेहमानों के आने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में बिफोर वर्ड मिल जाए या आफ्टर वर्ड मिल जाए, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, अच्छे से देखना इसको, बाय द टाइम मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय द टाइम गिवन हो या ऑलरेडी गिवन हो, ठीक है, ऑलरेडी गिवन हो, ऑलरेडी गिवन हो। एक वर्ड और होता है व्हेन, ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन। इनसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है भाई टेंस से रिलेटेड, कि जब भी अगर आपको सेंटेंस में बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी या व्हेन वर्ड मिल जाए, और अगर आपको सेंटेंस में लगे कि दो एक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड हैं और इनके साथ दो एक्शन हो रहे हैं, यानी कि दो घटनाएं हो रही हैं, तो जो पहली घटना घट चुकी है, जो पहली घटना घट चुकी है, उसके साथ जो होता है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। कौन से टेंस का यूज़ होगा फ्रेंड्स? पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, इनकी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। और जो घटना बाद में हुई है, ठीक है, जो सेकंड से हम याद रखेंगे कि जो घटना सेंटेंस में बाद में हुई है, वहाँ पर हमेशा जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा, यानी कि ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। अब हमने यहाँ देखा भी बिफोर है, ठीक है, और देखो फ्रेंड्स, बिफोर की जो बाद में है, यहाँ पर अराइव्ड गिवन है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। अगर कई जो हैं स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, वो हिंदी बना करके नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इस ट्रिक से भी कर सकते हैं कि हमने सेंटेंस में बिफोर वर्ड दिखा और एक तरफ जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और हिंदी बना सकते हैं तो भाई हिंदी बना के भी कर सकते हो कि मेहमानों के आने से पहले उसने अपना काम पूरा कर लिया था। मेहमान बाद में आए थे, काम पहले पूरा कर चुका है, यानी हिज वर्क, उसने अपना काम पहले पूरा कर चुका है। तो पहले जो घटना हुई है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि हैड फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से कवर कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, इसको करने से पहले मैं कुछ रूल बता देती हूँ कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, तो उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस हमें गिवन है वो अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव में गिवन है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव में होगा। हेल्पिंग वर्ब जो गिवन है वही रहेगी, सब्जेक्ट जो गिवन है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है तो तब हम उस सेंटेंस में डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, डू, डज या डिड का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी हमने देखा यहाँ पर दिया गया सी इज़ योर सिस्टर, ठीक है, सी इज़ योर सिस्टर, यहाँ पर नोट, नेवर, नो बॉडी का कुछ भी यूज़ नहीं है, तो जो है ये सेंटेंस जो है हमारा पॉजिटिव में है, तो इस तरफ जो है क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इज सब्जेक्ट गिवन है सी, तो इज नोट सी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, लेट्स गो फॉर ए वॉक। इसका जो है हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जो है इधर ना तो कोई सब्जेक्ट गिवन है ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो जब भी अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए क्वेश्चन टैग का कि लेट्स वर्ड से शुरू है, ठीक है, लेट्स वर्ड्स से सेंटेंस जो है हमारा शुरू है, तो उसका क्वेश्चन टैग जो होगा वो हमेशा ग्रामर रूल कहता है कि सेल वी में चेंज हो जाएगा। किस में यूज चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स? सेल वी में चेंज हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो भाई ये जो है हमें याद रखना होगा कि क्वेश्चन टैग में अगर लेट्स से शुरू है तो आंख बंद करके ऑप्शन में सेल वी गिवन है उसको जो है हम टिक कर देंगे, हमारा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट पैसिव वॉइस, द टीचर इज चेकिंग द आंसर सीट्स। टीचर जो है आंसर सीट्स को चेक कर रही है। द टीचर इज चेकिंग द आंसर सीट्स। देखो फ्रेंड्स इसमें जो है हमें कुछ रूल्स याद करने होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में, कि जो टेंस है वो हमारा कभी चेंज नहीं होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अभी हमने इसमें सेंटेंस जो है सबसे पहले हमने क्या देखा कि कौन सी वर्ब का यूज़ किया गया है, कौन सी टेंस का यूज़ किया गया है। तो इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है। तो जब भी हमें सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन हो तो वो पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा, इज एम आर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ जो आईएनजी चेंज है वो चेंज हो जाएगा बीइंग फॉर्म में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने सब पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं तो इसके लिए एक मेथड यूज़ होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और लास्ट में क्या होगा हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट है द आंसर सीट्स, चारों में गिवन है। और द आंसर सीट्स क्या है, प्लूरल है कि कई सारी सीटों की बातें हो रही हैं। तो प्लूरल के साथ क्या होगा, इज एम आर में से यूज आर का यूज़ करेंगे। तो आर का यूज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये जो है गलत हो गया, हैव दिया गया है, यहाँ वर दिया गया है, ये भी गलत हो गया। अब हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चेंज इनटू बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन से जो है ऑप्शन में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पर तो सीधा जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया तो ए भी हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट द टीचर। नंबर 10 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू यूवर होमवर्क रेगुलरली। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को कह रही हैं कि डू यूवर होमवर्क रेगुलरली, कि अपना होमवर्क जो है वो नियमित रूप से करें। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले ये देखा कि इसमें टीचर जो है क्या कर रही है, बच्चों को सलाह दे रही है। ठीक है, क्या कर रही है, सलाह दे रही है। तो सलाह दे रही है तो सेड टू की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, एडवाइज्ड का यूज़ करेंगे। एक ही ऑप्शन में एडवाइज यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमास हटा करके हमेशा अगर सेंटेंस में एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड का यूज़ होता है तो इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो इन्वर्टेड कोमास हटाया, इनकी जगह टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लिखा। यूअर जो कि है हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर होमवर्क रेगुलरली। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आर्टिकल का क्वेश्चन है। डैश द गंगा इज कंसीडर्ड ए स्केर्ड रिवर इन इंडिया। डैश द गंगा इज कंसीडर्ड ए स्केर्ड रिवर इन इंडिया। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गंगा को भारत में एक पवित्र नदी माना जाता है। देखो फ्रेंड्स, जब भी आपको आर्टिकल का क्वेश्चन मिले और उसमें कोई नदी, कोई सी, ठीक है, कोई डेजर्ट, माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला, सागर, महासागर, ठीक है, नदियों के नाम अगर आपको मिलते हैं या कोई भी स्पेशल पर्सन का नाम मिलता है तो उसके साथ हमेशा हम द का यूज़ करेंगे। अभी हमने देखा यहाँ गंगा जो है स्पेशल है, एक रिवर का नाम है, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, द यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल का ही क्वेश्चन है। हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। He bought dash umbrella because it was raining. He bought dash umbrella because it was raining. फ्रेंड्स आर्टिकल के क्वेश्चन में ना तो हमें क्वेश्चन की हिंदी बना करके देखनी है, कुछ नहीं करना होता, बस हमें ये देखना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वाला वर्ड उठाओ और उसको बोल कर देखो। ठीक है, उसकी साउंड को हमें नोट करना है। जैसे कि अभी यहाँ वर्ड गिवन है अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो है उसको हिंदी में लिख कर देखो। अम्ब्रेला को कैसे लिखेंगे भाई, हम उसको ऐसे लिखेंगे अम्ब्रेला। ठीक है फ्रेंड्स, अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमने जो है पहला अक्षर उठाया, ए की साउंड, और ए हमारा क्या है, स्वर है, यानी कि वोवल्स हैं। ठीक है, स्वर है। तो जब भी अगर आपको स्वर की साउंड आए तो वहाँ पर हमेशा एन का यूज़ होगा। और अगर आपको कॉन्स्टेंट यानी व्यंजन की आवाज़ आई, व्यंजन की साउंड आई, तो व्यंजन की साउंड आई तो तब क्या यूज़ होगा, हम ए का यूज़ करेंगे। और कोई भी स्पेशल अगर कुछ है तो वहाँ पर हमेशा दा का यूज़ होगा। तब यहाँ क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो स्वर की आ रही है तो एन का यूज़ होगा। अब कई स्टूडेंट्स जो हैं ये सोच रहे होंगे कि मैम
जो वोवल्स हैं वो तो हमारी इंग्लिश में ए ई आई ओ यू होते हैं, और यहाँ पर जो है यू गिवन है, तो यहाँ पर तो जो है स्वर तो है ही, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो है हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वोवल्स से शुरू तो होते हैं, लेकिन उनको जब हम बोल कर देखते हैं तो उसमें आवाज़ जो होगी, साउंड जो होगी वो कॉन्स्टेंट की आएगी। तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर देते हैं। ग्रामर रूल कहता है कि हमें लेटर पे नहीं जाना है, हमें साउंड पे जाना है, ठीक है। बोल कर देखना है, फिर साउंड को नोट करना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमें सेनोनियम बताना है, सेनोनियम बताना हमें वास्ट का। तो वास्ट का सेनोनियम बताएं भी क्या होगा। वास्ट का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ा, विशाल, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या विशाल, ठीक है। तो इसका ही मिलता जुलता हमें बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी ह्यूज, ह्यूज का मीनिंग भी क्या होता है, बहुत बड़ा या विशाल। तो वास्ट का सेनोनियम क्या होगा, ह्यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सेनोनियम बताना है ब्रीफ का। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ब्रीफ का सेनोनियम बताएं। इसका मीनिंग होता है ब्रीफ का छोटा, ठीक है, छोटा या कम समय का, यानी कम शब्दों में व्यक्त करना, संक्षिप्त रूप, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्षिप्त, यानी कम शब्दों में जो कि है व्यक्त करना। तो बताएं भी इसका क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी साफ नजर आ रहा है, शॉर्ट, शॉर्ट का मीनिंग भी क्या होता है, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हमें एंटोनियम बताना है, एंटोनियम होते हैं हमारे विलोम शब्द। आर्टिफिशियल का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा। आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है, कृत्रिम, इसको क्या कहते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया, जो नेचुरल ना हो, जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया हो, मानव द्वारा बनाया गया, ठीक है, मानव द्वारा बनाया गया। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी नेचुरल, कि नेचुरल क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक। तो आर्टिफिशियल का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विक्ट्री का एंटोनियम बताएं भी क्या होगा। विक्ट्री का एंटोनियम बताएं क्या होगा। विक्ट्री का मीनिंग क्या होता है, जीत, ठीक है, जीत, विजय, सफलता, ठीक है फ्रेंड्स, जीत, विजय या सफलता। बताएं भी इसका एंटोनियम हमें बताना है। एंटोनियम क्या होगा, डिफीट। डिफीट का मीनिंग क्या होता है, हार, पराजय, ठीक है। डिफीट का क्या मीनिंग होता है, हार या पराजय, ठीक है, असफलता, ठीक है, असफल होना। तो विक्ट्री का एंटोनियम क्या हो जाएगा, डिफीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कोल्ड, ठीक है, उस प्लेस को हम क्या कहेंगे जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, पुस्तकालय में किताबें रखी जाती हैं। तो ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट इज कोल्ड लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ही बताना है। वन हु कैन नॉट हियर इज कोल्ड, जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहेंगे भाई, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता उसको क्या कहा जाता है, डेफ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डेफ कहा जाता है। डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा, ठीक है, क्या होता है, बहरा। तो वन हु कैन नॉट हियर इज कोल्ड डेफ। तो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, सबको पता ही होगा ऑलमोस्ट, अंधा। डम्ब का मतलब क्या होता है, गूंगा, ये भी वर्ड याद रखना, डम्ब का मतलब क्या होता है, गूंगा। और लेम का मीनिंग क्या होता है, लंगड़ा, ठीक है, लेम का मीनिंग क्या होता है, लंगड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हमें एडियम बताना है। एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स, इसका मीनिंग होता है बहुत प्रिय व्यक्ति, ठीक है, क्या होता है, बहुत प्रिय व्यक्ति। बताएं भी इसका इडियम क्या होगा, बहुत प्रिय व्यक्ति, ठीक है, जिसे जो है सबसे अधिक प्यार किया जाता हो, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आई मीन्स ए फेवरेट पर्सन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए फेवरेट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, हमें इडियम बताना है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स, इसका मीनिंग होता है साफ आसमान से अचानक बिजली गिरना, ठीक है, साफ आसमान से अचानक बिजली गिरना मतलब चौंकाने वाली खबर मिलना, ठीक है, चौंकाने वाली खबर मिलना।
बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि अचानक से कोई दुर्घटना घटना। ठीक है, अचानक से कोई दुर्घटना होना, इसका मीनिंग ये होता है अचानक से कोई दुर्घटना होना, चौंकाने वाली खबर मिलना एकदम से। तो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, ए सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।